वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 7 जुलाई 2021 और 7 जुलाई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार से बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो तमाम परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है। अगर आप घर बैठे इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर के अब तक करंट अफेयर्स के जितने वीडियो चैनल पर अपलोड हुए हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। आप चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर सारे वीडियो को एक एक करके देख लीजिए, क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती है पिछले एक साल के करंट अफेयर्स लगभग पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर पीडीएफ की बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून ये पिछले 6 माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ पर जाके इसका पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पर इस पीडीएफ में आपको बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सारे करंट अफेयर्स को सम्मिलित किया गया है विद एक्सप्लेनेशन। तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, यह प्रश्न था कि हाल ही में 5 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद का स्थापना दिवस मनाया गया है। बताएं कि राजद का स्थापना कब किया गया था? तो राजद का स्थापना 1997 में किया गया था। सभी लोगों ने इस प्रश्न का राइट आंसर किया है और अधिकतर लोगों ने इसके बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसे एकदम से आप डिटेल में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और जुलाई माह से संबंधित जो प्रमुख दिवस हैं उन्हें देख लेते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। इस वर्ष का राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का थीम था सेव द सेवियर्स, ये याद रखिए। और 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चुटकुला दिवस मनाया गया। इस वर्ष जो भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया ये 66वां स्थापना दिवस था, ये याद रखिए। 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस, 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस और 4 जुलाई को ही अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। आपको मैंने इसके बारे में बताया था कि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ब्रिटेन की गुलामी की जंजीर को तोड़ते हुए स्वतंत्र हुआ था और अमेरिका का जो पहला राष्ट्रपति था ये था जॉर्ज वाशिंगटन। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। और यहाँ पे अगला है 5 जुलाई। तो 5 जुलाई को श्री गुरु हरगोविंद जयंती मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। जूनोसिस एक प्रकार का डिजीज है, ये आपको मैंने बताया था। और आज है 7 जुलाई और आज है विश्व चॉकलेट दिवस। ये सारी चीज़ों को यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं पहले प्रश्न पे। एक एक करके हम सारे प्रश्न को देखेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन्हें भी यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर जो आज का हमारा पहला प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है। तो ये प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 5 वर्ष बाद हाल ही में फिर से कब से जनता दरबार शुरू करने की घोषणा किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा 12 जुलाई 2021 से। अब यहाँ पर इस प्रश्न से संबंधित बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। तो हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 12 जुलाई से जनता दरबार की फिर से शुरुआत करने की घोषणा किया गया है। और जनता दरबार सप्ताह में हर दिन सोमवार को आयोजित किया जाएगा। यहाँ से आपको याद रखना है कि मतलब 12 जुलाई से ये शुरू हो रहा है और प्रत्येक सोमवार को ये आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा गया कि नीतीश कुमार के द्वारा 2005 में सत्ता संभालने के बाद 2006 से जनता दरबार की शुरुआत की गई थी। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि नीतीश कुमार जब 2005 में सत्ता संभाले थे तो उसके अगली वर्ष यानी कि 2006 से ये जनता दरबार की शुरुआत किए थे। और यहाँ पे नेक्स्ट में लिखा गया है कि 10 वर्षों तक यानी कि 2016 तक जनता दरबार सफलतापूर्वक आयोजित होता रहा और बाद में लोक शिकायत निवारण कानून राज्य में लागू होने से जनता दरबार लगना बंद हो गया था। और अब करीब 5 साल के बाद जनता दरबार की फिर से शुरुआत होने जा रही है और इसकी घोषणा भी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि यहाँ से आपको याद रखना है। 2016 में ये बंद हो चुका था। इसका रीजन यह था कि राज्य में लोक शिकायत निवारण कानून लागू हो गया था और लेकिन इसे अभी हाल ही में फिर से घोषणा किया गया है कि मतलब फिर से 12 जुलाई 2021 से शुरू किया जाएगा। अब देखिए जनता दरबार क्या होता है, यहाँ पर लोगों का शिकायत मतलब कि कह सकते हैं प्रत्यक्ष तौर पर सुना जाता है और इसका निवारण किया जाता है। ये सारी चीज़ यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और पिछले वीडियो में जो मैंने एक चर्चा किया था जहाँ पर एक प्रश्न आया था अनुकंपा के बारे में कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा अभी हाल ही में फैसला आया है कि अनुकंपा के आधार पर ये मतलब ऐसे लोगों को नौकरी नहीं दी जाएगी जिसके मतलब परिवार में एक सदस्य पहले से ही मतलब कि सरकारी विभाग में कार्यरत है या फिर कोई मतलब कि क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं जो कि सरकारी विभाग से संबंधित है। तो यहाँ पर अनुकंपा के बारे में आपको बता दूँ कि अनुकंपा वो चीज़ होता है, सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझिए। इसका शाब्दिक अर्थ होता है दया या फिर दया की भावना। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूँ कि मान लीजिए किसी परिवार में 2 सदस्य हैं और दोनों सदस्य मतलब किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत है, सरकारी विभाग में मतलब सेवा दे रहे हैं। तो उसमें से अगर किसी सदस्य की मौत हो जाती है तो अनुकंपा के आधार पर जो नौकरी दी जाती है, दया की भावना को दिखाते हुए सरकार को परिवार के एक सदस्य को जो नौकरी दी जाती है, यानी कि कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि मरने के बाद, मृत्यु के बाद किसी सदस्य को जो नौकरी देने की जो परंपरा है अनुकंपा के आधार पर, यह अनुकंपा यही होता है कि दया की भावना को देखते हुए ये मतलब कि नौकरी दिया जाता है। लेकिन अभी हाल ही में पटना हाईकोर्ट का यह फैसला आया है कि किसी सदस्य मतलब किसी परिवार का अगर एक सदस्य पहले से ही मतलब किसी सरकारी विभाग में कार्यरत है तो अनुकंपा
अनुकंपा के आधार पर किसी अन्य मतलब कि सदस्य को, किसी अन्य आश्रित को उनके मतलब कि नौकरी नहीं दिया जाएगा। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अनुकंपा का यही अर्थ होता है दया या फिर दया की भावना। चलिए अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में मुजफ्फरपुर बिहार के अमर शहीद वारिस अली की पुण्यतिथि मनाई गई है। इन्हें फांसी कहाँ दी गई थी? तो वारिस अली को फांसी जो दी गई थी ये दानापुर छावनी जेल में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यह भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूँ कि हाल ही में जमादार अमर शहीद वारिस अली की पुण्यतिथि 6 जुलाई 2021 को मनाई गई, यानी कि कल इनकी मतलब कि पुण्यतिथि मनाई गई है। अब यहाँ पर आगे लिखा गया कि इन्हें जून 1857 में विद्रोहियों को समर्थन देते हुए पत्र लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और फिर 6 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी जेल में फांसी दे दिया गया था। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये निकल कर आता है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये है कि 2017 में तिरहुत क्षेत्र में शहीद का दर्जा दिलाने के लिए आवाज़ उठाई गई थी इनको, यानी कि शहीद वारिस अली को मतलब कि शहीद का दर्जा दिलाने के लिए आवाज़ उठाया गया था 2017 में, और 2019 में वारिस अली को शहीद का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इन्हें जो मतलब फांसी की सजा दी गई थी ये दानापुर छावनी जेल में दिया गया था। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि फांसी की जो वजह क्या थी ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि जून 1857 में विद्रोहियों को समर्थन देते हुए पत्र लिखने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया था और इसे फांसी दी गई थी। तो ये सारे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कुछ है जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कौन सा चरण लागू किया गया है? तो बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 5वां चरण अभी हाल ही में लागू किया गया है। अब यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण चल रहे संकट के दौरान हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के 5वें चरण को लागू किया गया है, ये आप याद रखें। और इसके तहत जुलाई से नवंबर तक लाभुकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मिलने वाले खाद्यान्न के अतिरिक्त 5 किलो खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा। यानी कि पहले से जो खाद्यान्न यहाँ पे जन वितरण प्रणाली की दुकान में दिया जाता था, इसके अतिरिक्त 5 किलो अनाज प्रत्येक मतलब कि सदस्य को दिया जाएगा। और ये जो मतलब कि तिथि है ये आपको मतलब कह सकते हैं जुलाई से लेकर के नवंबर तक यहाँ पर इसका मतलब कि कार्यकाल होगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से याद रखिए। इसका जो मतलब कि कह सकते हैं ये जो चरण है ये 5वां चरण है और ये कोविड-19 महामारी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ यहाँ पे याद रखिए। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आज के इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 650 लाइक। अगर आपको वीडियो से सच में हेल्प मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मैं आपके लिए कंटेंट लाता हूँ। इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी एसेसिन, नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी एसेसिन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये है पत्रकार धवल कुलकर्णी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हाल ही में लिखित पुस्तक नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी एसेसिन के लेखक पत्रकार धवल कुलकर्णी है, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आगे लिखा गया इस पुस्तक का प्रकाशन 2022 में पेन मैकमिलन इंडिया के द्वारा किया जाएगा। पेन मैकमिलन जो प्रकाशक है इनके द्वारा इसका प्रकाशन किया जाएगा। अब यहाँ पे इस पुस्तक के बारे में लिखा गया कि इस पुस्तक में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की जीवनी, आधुनिक भारतीय इतिहास और समकालीन समाज में राजनीति संदर्भ को मतलब कि परिभाषित किया गया इस पुस्तक में। यहाँ पे मतलब ये जो बुक आधारित है ये महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की जीवनी पर आधारित है। तो ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। यहाँ पर जो मतलब इसके लेखक हैं ये मतलब कि मुंबई के एक पत्रकार हैं धवल कुलकर्णी, उन्हीं के द्वारा ये मतलब इस पुस्तक को लिखा गया है। यहाँ पर इसका नाम याद रखिए। चलिए उसके बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और आपको पेड ग्रुप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो लोग घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्री स्पेशल बैच है जहाँ पर आपको प्री के लिए जो मतलब आपको 50 प्रैक्टिस पेपर मिलेगा जो कि विथ एक्सप्लेनेशन होगा। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, जैसे कि आप करंट अफेयर्स होगा, यहाँ पर आपको पेड ग्रुप में डेली और मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके तहत आपकी बिहार जीके की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बिहार जीके का 2 PDF प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जिससे आप यहाँ पर देखेंगे आपकी मतलब कर सकते हैं बिहार जीके आपको दोबारा कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और करंट अफेयर्स के बारे में मैं आपको ये कहूँगा कि करंट अफेयर्स अगर यहाँ पर रेगुलर आप फॉलो करते हैं, चाहे आप पेड ग्रुप को ज्वाइन करें या फिर वीडियो देखी करें, आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आपको दोबारा कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर होगा वो सारे के सारे आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। और पिछले वर्ष का जो वार्षिकांक करंट अफेयर्स था वो भी आपको मिलेगा, और इतिहास के कुछ PDF हैं, और इसके अलावा बहुत सारे और भी PDF हैं जो कि आपको यहाँ पर पेड ग्रुप के तहत दिया जाएगा। तो जो लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं यहाँ पर इस व्हाट्सअप नंबर पर pre21 लिख के मैसेज कीजिए। ध्यान रहे आपको कॉल नहीं करना है, बल्कि आपको यहाँ पर pre21 लिख के मैसेज करना है। और इसका जो फी है ये 399 रुपये है और ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ होगा। बहुत सारे मेंबर इसे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, मतलब अभी तक 1100 से अधिक मेंबर इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।
चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में लिखित पुस्तक, ये पुस्तक है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है ये है कविता राव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में कविता राव के द्वारा लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नामक पुस्तक लिखी गई है और यह पुस्तक भारत की पहली महिला डॉक्टरों की कहानियों जैसे कि रुखमाबाई राउत पर आधारित है। अब यहाँ पे बात है रुखमाबाई, तो रुखमाबाई एक भारतीय चिकित्सक थी और वह औपनिवेशिक भारत में पहली अभ्यास करने वाली महिला डॉक्टरों में से एक थी और ये बुक इन्हीं लोगों पे आधारित है। आपको ध्यान रखना है, इसके जो लेखक है ये है कविता राव। आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये बुक का नाम आपको याद रखना है। इस बुक का जो नाम है यह लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। तो ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ से याद रखना है। अभी कुछ देर पहले जो मैंने आपको बताया था नाथुराम गोडसे पर जो आधारित है धवल कुलकर्णी की जो बुक, तो वो दोनों बुक आपको यहाँ से ही याद रखना है। ये दोनों बुक का नाम हालांकि थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप ये याद रखिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे छठा प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में एक रेलवे संग्रहालय जो कि सांची रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया है। सांची स्टेशन निम्नलिखित में से कहाँ है या किस राज्य में है? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में मध्य प्रदेश में रेलवे संग्रहालय सांची स्टेशन पर शुरू किया गया है और यह संग्रहालय को मध्य प्रदेश में रेलवे की प्राचीन स्मृतियों को याद करने के उद्देश्य से खोला गया है। और यहाँ पे आगे लिखा गया इसमें 1983 से आज़ादी के पूर्व तक की रेलवे के विकास की यादें समाहित किया गया है और यह मध्य प्रदेश का पहला रेल संग्रहालय है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आगे लिखा गया है कि भारत में पहला रेल संग्रहालय 1977 में चाणक्यपुरी नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यहाँ पर यह भी चर्चे में है रेलवे संग्रहालय, तो आपको याद रखना है कि भारत में पहला रेलवे संग्रहालय कहाँ खोला गया था, तो ये चाणक्यपुरी नई दिल्ली में 1977 में खोला गया था। तो ये सारे कुछ जुड़े हुए फैक्ट हैं जो कि आपको यहाँ से याद रखना है। करंट अफेयर्स के तहत जो भी चीज़ें मतलब कि घटित होती रहती है, तो वो सारे संबंधित चीज़ों से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट निकल के आते हैं वो सारी चीज़ें याद रखें, जो कि मैं आपको हर दिन आपको हर वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। तो यहाँ से आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी पूरी तरह से होगी। आप निसंदेह आप कह सकते हैं कि यहाँ से आपको दोबारा कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी करंट अफेयर्स के पक्ष में। ये पूरी जिम्मेवारी हमारी है कि मैं आपको बेस्ट मटेरियल दे रहा हूँ और ये देता रहूँगा और आपकी तैयारी को मतलब कि बेहतर करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा राष्ट्रीय पहल निपुण भारत का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा ये अभी हाल ही में निपुण भारत का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा पठन पाठन में दक्षता और संख्यात्मक कौशल की समझ के लिए एक राष्ट्रीय पहल जिसका नाम है निपुण भारत, तो इसका वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है। आपको ये याद रखना है, ये रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा भी हाल ही में ये मतलब कि वर्चुअली इसका उद्घाटन किया गया और ये अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। और फिर यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा गया है कि इस पहल का उद्देश्य बच्चों में पठन पाठन लिखने और संख्यात्मक कौशल की दक्षता विकसित करना है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा ये राष्ट्रीय पहल जो कि निपुण भारत इसका नाम है, इसका भी वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप याद रखिए। उसके बाद यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में सर्बिया में आयोजित सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में सर्बिया में आयोजित हुआ था और इसका खिताब अभी हाल ही में जो जीता गया है ये निहाल सरीन के द्वारा जीता गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 14 वर्षीय निहाल सरीन एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही है निहाल सरीन और यहाँ पे हाल ही में इन्होंने सर्बिया में आयोजित सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। और यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया कि उन्होंने टूर्नामेंट के फाइनल राउंड में ब्रेंको दामलजानोविक को हराया था। ये आपको याद रखना है, ब्रेंको दामलजानोविक को हराया था। अब यहाँ पर जो संबंधित चीज़ें मैंने आपको बताया है, ये 14 वर्षीय निहाल सरीन एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं और अभी इन्होंने हाल ही में सर्बिया में आयोजित सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है, जो कि ब्रेंको दामलजानोविक को हरा के जीता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा सतीश अग्निहोत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में सतीश अग्निहोत्री ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया इस नियुक्ति के लिए 20 लोगों की सूची में इन्हें चयनित किया गया है। 20 लोगों की सूची में सतीश अग्निहोत्री को इस पद के लिए कि चयनित किया गया। और यहाँ पे आगे लिखा गया इससे पहले उन्होंने रेल विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में काम किया है। तो ये सारी चीज़ यहाँ
से आप याद रखिए। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। तो ये कौन से नंबर का ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा? इसका राइट आंसर होगा 52वां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि इस वर्ष भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित किया जाएगा और इसके लिए हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महोत्सव का पोस्टर जारी किया है, ये आप याद रखिए। और यहाँ पे आगे लिखा गया, यह भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जिसे एशिया के प्राचीनतम महोत्सव में से एक माना जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये याद रखें। अब यहाँ पे आगे लिखा गया, यह गोवा सरकार और भारतीय फिल्मोद्योग के सहयोग से फिल्मोत्सव निदेशालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। ये आपको याद रखना है। आपको यहाँ पर याद ये रखना है, ये जो आयोजित किया जाता है ये गोवा सरकार इसमें मदद करती है। गोवा सरकार के साथ साथ भारतीय फिल्मोद्योग के सहयोग से ये मतलब कि फिल्मोत्सव निदेशालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। और ये इस वर्ष 52वां जो मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा ये 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित किया जाएगा। ये सारी कुछ चीज़ें हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 149 वर्ष पुरानी दरबार मूव परंपरा समाप्त कर दी है? दरबार मूव परंपरा क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये जम्मू कश्मीर में इस परंपरा को समाप्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने 149 वर्ष पुरानी दरबार मूव परंपरा समाप्त कर दी है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया, यह परंपरा 1872 में डोगरा सम्राट महाराजा गुलाब सिंह ने राजधानी को स्थानांतरित करने की परंपरा के रूप में शुरू किया था। आप यहाँ पे इसके शब्दों से भी समझ सकते हैं, दरबार मूव परंपरा यानी कि दरबार को स्थानांतरित करना। तो इस परंपरा की जो शुरुआत हुई थी डोगरा सम्राट महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा 1872 में इसकी मतलब शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य यह था कि राजधानी को स्थानांतरित करना। इसी को लेकर के ये सम्राट के द्वारा मतलब गुलाब सिंह के द्वारा ये मतलब कि शुरू किया गया था। अब यहाँ पे आगे लिखा गया कि यह परंपरा भारत की आज़ादी के बाद भी जम्मू कश्मीर के राजनीतिक वर्ग द्वारा जारी रखा गया था, जिससे कि अभी हाल ही में 149 वर्ष के बाद इस दरबार मूव परंपरा को समाप्त कर दिया गया है। तो इसका संबंध जम्मू कश्मीर से है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि सेना प्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे हाल ही में जुलाई माह में किन देशों के 4 दिवसीय दौरे पर हैं? तो देखिए ये 4 दिवसीय दौरे पर अभी हाल ही में जुलाई माह में ये ब्रिटेन और इटली के दौरे पर हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी। तो फाइनल आंसर जो हमारा बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर ई। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि वर्तमान भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे हाल ही में जुलाई माह में ब्रिटेन और इटली के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। यहाँ पर आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है मतलब कि सेना प्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे, वे भारत के 28वें थल सेनाध्यक्ष हैं और वे 31 दिसंबर 2019 से इस पद पर कार्यरत हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से ये फैक्ट जो कि है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 28वें थल सेनाध्यक्ष हैं, ठीक है, ये आप याद रखिए। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि अमेरिका ने हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है पिछले वीडियो में। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। इसका आंसर क्या है कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आप चाहे तो इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक हैं यहाँ पर इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज करें। ध्यान रखें आपको मैसेज करना है बल्कि कॉल नहीं करना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और उस बाद यहाँ पर आपको 3 से 4 डेमो PDF सेंड होगा, जिसके बाद आप निर्धारित करेंगे कि आपको ज्वाइन करना या फिर नहीं। ये मेरा आपसे वादा है कि यहाँ पर आपको मार्केट में जितने भी स्टडी मटेरियल उपलब्ध हैं जो कि महंगे होते हैं उससे मैं आपको बेहतर दूंगा। या आप डेमो PDF मंगा के देखिए, उसके बाद आप निर्धारित कीजिए कि आपको मतलब अच्छा लग रहा है या फिर नहीं। अगर आपको लगेगा कि सच में ये अच्छा है तो आप इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।